नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल में ममता बनर्जी अब चुनौती बन गई भारतीय जनता पार्टी के लिए, बहुत बड़ी। अब भारतीय जनता पार्टी को दिक्कतें होंगी ममता बनर्जी से। धीरे धीरे कछुए की चाल में ममता बनर्जी बहुत सोची समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को और उन बागी नेताओं को जो टीएमसी छोड़ के गए थे, उन्हें उनके लिए संकट बन रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी को चौकन्ना भी रहना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से सामना है जो छल कपट वाली पार्टी है। यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो 15 साल 20 साल की विरासत को ममता बनर्जी के छीन सकती है, तोड़ सकती है, वह कुछ भी कर सकती है, जो हाउस अरेस्ट करा सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो ममता बनर्जी फूक फूक कर कानूनी सलाह और सड़क की लड़ाई लड़ रही है। हाईकोर्ट से मिली जीत, बंगाल के हाईकोर्ट से, ममता बनर्जी को एक संजीवनी का काम करेगा। लेकिन बागी विधायकों पर और बागी सांसदों पर अब उनकी विधायकी और सांसदी जाने का तो तलवार लटक गया। उनके पास दो रास्ते हैं, या तो वह इस्तीफा दे दे और या तो सांसदी गंवा दे। अब क्या करना चाहेंगे वह? लेकिन सांसदी से अगर इस्तीफा दिए तो 3 साल का अभी वक्त लोकसभा चुनाव का है, उनके लिए संकट होगा। लेकिन ऐसे में वह 20 सांसद अगर मोदी के लिए कम हो गए तो मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि बगावत भाजपा में भी है और बगावत एनडीए में भी है। यानी कि एनडीए भी दो फार हो रहा है और भाजपा भी दो फार हो रही है। ऐसे में 362 का सपना देखने वाली मोदी सरकार 272 सांसदों का जो नॉर्मल एक बहुमत का आंकड़ा है, उसके भी लाले पड़ रहे हैं। ऐसे में बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने जैसे तांडव मचा रखा है और पार्टी में दो फार होती हुई जेडीयू के अंदर नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जो चाल चल रही है, किसी को नहीं बख्श रही है, ना अपने सहयोगी दलों को और ना ही विपक्ष को। चाहती क्या है यह पता नहीं चलता, जबकि भाजपा में दरार पड़ चुका है। ऐसे में क्या मोदी सरकार ने कुछ और सोच रखा है कि इन सबको जिस तरह से तोड़ रही है और अपने में ही सहमति नहीं है, तो ऐसे में सरकार गिर जाएगी या फिर मध्यवर्ती चुनाव की तरफ देश जाएगा? लगता है कि सालों बाद एक बार फिर वक्त आ रहा है मध्यवर्ती चुनाव का, जो नरेंद्र मोदी 2029 तक का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 86.8% भाजपा और एनडीए के वोटर मोदी के खिलाफ हो चले हैं। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार जो भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी सरकार पर बिहार में कमान कस दिए थे, शिकंजा कस दिए थे और लगातार सक्रिय हो गए थे, सरकार के रिपोर्ट कार्ड मंगाने लगे और निरीक्षण भी करने लगे और जनता दरबार भी लगाने लगे। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई। कुछ तो बिहार में बहुत बड़ा चल रहा है, क्योंकि एक तरफ एनडीए की बैठक हो रही थी और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के दोनों डिप्टी सीएम बैठक से उठ करके चले गए। हर नेताओं का जुटान नीतीश के आवास पे होने लगा और नीतीश जनता से भी नहीं मिले। कहा जा रहा है कि नीतीश की तबीयत खराब हो गई, अचानक खराब हो गई या खराब कर दिया गया, इस पर बहुत बड़ा सवाल है। अगर खराब कर दिया गया है तब तो चिंता का विषय है जेडीयू के लिए, और अगर खराब नहीं हुआ है तो भाजपा के लिए बहुत बड़ी संकट है। अब इन सब बीच जेडीयू के अंदर भी जब कार्यकारिणी में बदलाव हुआ और परिवर्तन किया गया, प्रवक्ता हो चाहे उपाध्यक्ष हो चाहे और भी जो संगठन के पदाधिकारी हैं, ऐसे में दो फार होता हुआ नजर आया। मीटिंग के अंदर ही नीतीश कुमार के सामने नेता बड़े बड़े आपस में लड़ पड़े। जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू के संजय झा हैं, उन्होंने कहा कि मैं 1 मिनट में पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। यहां तक बात आ गई तो आखिर बात क्या है? क्या जानबूझ करके नीतीश तबीयत खराब का बहाना किए?
एनडीए की बैठक से दूरी बनाने के लिए, क्योंकि यह सब भारतीय जनता पार्टी का किया कराया है, जेडीयू को तोड़ना चाहती है। जिस तरह नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाया गया और डिप्टी पीएम बनाने का वादा किया गया और सरकार मोदी की अब नहीं बनाना चाहती और अमित शाह को बनाना चाहती है, बगावत भाजपा में भी हो गया। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू बड़ी अहमियत रखते हैं। चंद्रबाबू नायडू असमंजस वाली परिस्थिति में है, सोच विचार नहीं कर पा रहे हैं क्या करें। 18 सांसदों का समर्थन वापस ले या समर्थन देते रहें, देते हैं तो खत्म होंगे, ना दें तो किसके साथ रहें। ऐसे में नरेंद्र मोदी के हालात इस वक्त सांप छछूंदर वाले हो गए हैं, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। हालात, बड़ी परिस्थितियां बेकाबू हो चुकी हैं सरकार की। सरकार टिक पाना मुश्किल है। राहुल गांधी ने शायद सच कहा था कि सरकार गिर जाएगी और मोदी का इस्तीफा हो जाएगा 1 साल के अंदर। उसी दिशा में सरकार बढ़ती हुई नजर आ रही है। विदेश जाकर के प्रधानमंत्री मोदी ने देश की बदनामी फिर कर आई, खुद को सवालों में खड़ा कर लिया। लेकिन देश के संकटों को छोड़कर विदेश घूमने वाले प्रधानमंत्री, सबसे ज्यादा दौरा विदेशों का करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं, लेकिन लाए उधर से ठेंगा। कोई फायदा इनके आने जाने का नहीं हुआ, देश को कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि देश के टैक्स के पैसे को लुटा करके हर जगह आए। ऐसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के हैं। अब इन सभी में चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं और नरेंद्र मोदी से दूरी बना रहे हैं। लेकिन सरकार के अंदर का इंफॉर्मेशन राहुल गांधी तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन एकजुट अभी भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के 99 सांसदों ने मोदी के रातों की नींद उड़ा रखी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर से और सरकार के संस्थाओं के अंदर से इंफॉर्मेशन लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी तक बराबर पहुंच रहा है। आरएसएस को बैकफुट पर डालने के लिए नरेंद्र मोदी ने आरएसएस को फंसाने की कोशिश की, राम मंदिर ने नरेंद्र मोदी को फंसा दिया। आरएसएस पल्ला झाड़ करके निकल गया, फिर दोबारा कब्जा कर लिया, लेकिन नरेंद्र मोदी चू तक नहीं कर पाए। नरेंद्र मोदी आरएसएस को झटका देने के लिए नितिन गडकरी को E20 पेट्रोल के माध्यम से वह बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नितिन गडकरी ने आकर के कैमरे के सामने कह दिया कि हमारे पीछे क्यों पड़े, हमें क्यों बदनाम किया जा रहा है। कोई E20 पेट्रोल मैं थोड़ी लागू किया हूं, मोदी सरकार ने लागू किया, कैबिनेट ने लागू किया है, मोदी जी प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया है, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का प्रस्ताव है, मेरा तो मंत्रालय भी नहीं है। यह बात कहते ही मोदी पर हजारों सवाल खड़े हो गए। एप्स्टीन का जिक्र तक होने लगा। हरदीप सिंह पुरी एप्स्टीन फाइल में लिप्त पाए गए थे, उन्होंने ही नरेंद्र मोदी की मीटिंग फिक्स कराई थी एप्स्टीन से। अब ऐसे में मोदी सरकार घिर गई है। अमित शाह को डिप्टी पीएम नहीं बना पा रहे हैं, आरएसएस भी बगावत कर गया। भारतीय जनता पार्टी के ही शिवराज सिंह चौहान, देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी अब उनके रास्ते के कांटे बन गए। ऐसे में नीतीश कुमार लग रहा है कि जिस तरह से तबीयत खराब हुई है और जिस तरह से एनडीए की बैठक से निकल करके सभी नेता जेडीयू के चले गए, इससे पता चलता है कि नीतीश कुमार कभी भी 85 विधायक और 12 सांसदों के साथ नरेंद्र मोदी से बाय बाय कर सकते हैं, पलटी मार सकते हैं, छोड़ सकते हैं, समर्थन वापस ले सकते हैं। लेकिन ममता बनर्जी अब कांग्रेस की ढाल बनती नजर आ रही है। जो ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में रह करके इंडिया गठबंधन को कमजोर कर रही थी, वही ममता बनर्जी टूटने के बाद अब उनको समझ आया कि भाजपा किसी की सगी नहीं है। जबकि ममता बनर्जी का बहुत बड़ा हाथ रहा मोदी सरकार को बचाए रखने में, नहीं तो कब की मोदी सरकार गिर गई होती। ऐसे में ममता बनर्जी के साथ मजबूती में मजबूरी के वक्त कांग्रेस खड़ी हुई और हर चीज से खड़ी हुई। ऐसे में ममता बनर्जी को एक ताकत मिल रही है। आगे ममता बनर्जी और कांग्रेस का जोड़ अच्छा होने वाला है और एक चुनौती ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ मिल करके पश्चिम बंगाल में देने वाली है। बागी गुटों की रातों की नींद उड़ी हुई है। स्पीकर ओम बिरला हो या चुनाव आयोग हो, अभी तक उन्हें मान्यता नहीं दे रहे हैं। इसलिए इस बार जो लोकसभा सत्र आने वाला है उसमें नरेंद्र मोदी के लिए संकट हो सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार अब अस्थायी सरकार होती हुई नजर आ रही है। एनडीए के लोगों का समर्थन नहीं, भाजपा के अंदर से बगावत, यही नरेंद्र मोदी के सत्ता का जाने का राज हो सकता है। और बड़ी महत्वपूर्ण, यह देश एक बार फिर सालों बाद मध्यवर्ती चुनाव की तरफ अग्रसर हो रहा है।
देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीवी TFD इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।